पहली चीज़ तो ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली नहीं है, ये तो महाकरप्ट डिपार्टमेंट बोलूँगा मैं इसको। एक अलार्मिंग सिचुएशन की मैं बात करना चाहूँगा। जो संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर है या गाजीपुर में जो कूड़े का पहाड़ है, लगभग वहाँ पर 11,000 टन से ज़्यादा सॉलिड वेस्ट रोज डाला जाता है। बच्चों को दिखाते हो जाते हैं, यहाँ से करनाल जाएंगे तो दिखाते लैंडमार्क देखिए सीधे, ये कूड़े का पहाड़ है, लैंडमार्क बन चुका है ये। सर ये जितने भी कुत्ते हैं इन सबको पकड़ के मेनका गांधी जी के घर के बाहर लेके जाना चाहिए। दिल्ली में करीबन 50 लाख से ऊपर कुत्ते हो चुके हैं। आज अगर आप घर पे ईंट भी लगाते हैं ना, उस इलाके का एई जेई 1 सेकंड में आ जाते हैं जी क्या करा रहे हैं आप। सर सरकार के पास अभी सबसे पहली बात तो ये आंकड़े ही नहीं है कि दिल्ली के अंदर ई रिक्शा कितनी है। तो दिल्ली की 2 साल की जुलूसों की कमाई, मैं सब धर्म को ले लेता हूँ उसके अंदर, और 2 साल की रामलीलाओं की कमाई, 10 एम्स दिल्ली में तैयार है। वेलकम टू विक्ट्री सक्सेस टॉक। मेरा नाम है कौशल। सो टुडे वी हैव अंकित जैन इन अवर पॉडकास्ट, फाउंडर ऑफ पेपर एरिजोना, have made more than 100 crore companies in less than 2 years and IPO targeted in 2026 mid. He is giving mentorship free of cost to more than 150 founders and launched Aptizio Tech Innovation to help startup founders. He is well aware of government and private funding schemes and policies. He is being doing social cause in the field of education and has saved more than 1000 crores of Ministry of HRD. His aim is affordable education and equal education. He is also a host of YouTube channel Knick-Knack Show. So आइए मिलते हैं हम अंकित जैन जी से और बात करेंगे दिल्ली के ऊपर। जी हाँ, आज का टॉपिक है दिल्ली। वो कहते हैं ना, दिल्ली दिल वालों की है, मगर दिल्ली में बहुत कमियां भी है। तो आइए उन कमियों के ऊपर बात करेंगे। तो स्वागत करते हैं मिस्टर अंकित जैन जी का। सर आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप आज आपने हमें ये सौभाग्य दिया है कि आपके स्टूडियो के अंदर हम आ सके। तो आपके हिसाब से ये टॉपिक सही है कि जो आज हम टॉपिक जो हम डिस्कशंस करने जा रहे हैं दिल्ली के ऊपर, दिल्ली की खामियों के ऊपर, ये क्यों जरूरी है? सर दिल्ली के बारे में बोला जाता है दिल्ली मेरी जान, तो जब मेरी जान है तो उस जान को तो जान बनाना पड़ेगा ना। बिल्कुल। खामियां दूर करनी पड़ेगी, सरकार को जगाना पड़ेगा, हम लोगों को खुद सतर्क रहना पड़ेगा। देखिए कमियां नहीं बताएंगे तो सरकार को नहीं बताना, और सबसे पहले आपको अपने आप को सुधारना पड़ेगा, साथ में गवर्नमेंट सपोर्ट, दोनों चीजें चाहिए। हम सिर्फ ये सोचे कि सरकार सब कुछ कर देगी, नहीं। 50% कमी हमारी और 50% गवर्नमेंट का सपोर्ट, तो ये दिल्ली दिलवाली की ही हो जाती है। सो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस की कमी है, जो एक आम आदमी तक वो गवर्नमेंट की स्कीम्स या अवेयरनेस जो भी वो कर रही है वो नहीं पहुंच पा रही है? देखिए आम आदमी को पता सब कुछ है, लेकिन एक होड़ होती है कि दूसरा कर रहा है तो मैंने क्या गुनाह कर दिया। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। ये रोड पे जा रहे हैं, टॉफी खाई, रैपर फेंक दिया, और दूसरा आदमी पीछे पीछे जा रहा है, तो उसने भी रैपर फेंक दिया। अगर आपने उसको टोक दिया कि आपने रैपर क्यों फेंका, एग्रेशन मोड में आ जाता है, एजिटेशन आ जाती है उसके अंदर कि हु द हेल यू आर, आप कौन ऐसा होते हैं जी मुझे रोक सकते हैं, आप मुझे टोक सकते हैं, राइट। तो ये अंदर से कहते हैं ना, अंदरूनी आत्मा को अपना ऐसा करना पड़ेगा। हम अपने घर के अंदर कोई भी सामान, हम अब जिस रूम में होते हैं, जिस ऑफिस में होते हैं, कोई हमारा सामान गिरा होता है, हम उसको उठा के साफ करते हैं ना। कहीं खाना गिर गया, आजकल लोग क्या करते हैं, आपने देखा है, जाते जाते रोड रोड में से, राइट, गाड़ी में से रोड के ऊपर कुछ भी सामान उठा, राइट राइट। वो सब चीजें, अब ऐसा नहीं है इसके अंदर कि लोगों में एजुकेशन की कमी नहीं। आप जैसे अपने घर को साफ रखते हैं, आप ये सोचिए दिल्ली मेरा घर है, हिंदुस्तान मेरा घर है, एयरपोर्ट पे वही लोग जाके ठीक हो जाते हैं, बिल्कुल। क्योंकि उनको एनवायरनमेंट वैसा मिलता है। कुछ रेगुलेशंस के अंदर भी स्ट्रिक्टनेस चाहिए, और कुछ अपने आप को भी सुधारना पड़ेगा। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि लोगों को, ये वही लोग कर रहे हैं जिनको कि पता नहीं है, पता सबको है। घर साफ कैसे रखना है सबको पता है, राइट। और सब घर में रहते मगर दिल्ली साफ कैसे रखनी है वो नहीं पता। हैं, रखनी पड़ेगी। इसके अंदर अब चीज़ें ऐसी आ चुकी है कि प्यार से रख लो, नहीं तो गवर्नमेंट डंडे से रखवाएगी। गवर्नमेंट को इसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ेंगे कि यहाँ पे लिटरिंग है, जगह-जगह आप देखते हैं कि आजकल डॉग्स के इश्यूज़ भी हो गए हैं, गाय भी सड़कों पे है, कहीं मलबा डाल देते हैं लोग। इस चीज़ को अपना घर समझना पड़ेगा दिल्ली को। आपको क्या लगता है कि पहले से अब कुछ डिफरेंस आया है दिल्ली में, कि दिल्ली आज भी पहले जैसी है? नहीं देखिए, गवर्नमेंट चेंज हुई है, डिफरेंस तो ऑटोमेटिकली विजिबल है, लेकिन किसी भी नई गवर्नमेंट को
अपना एक पूरा सक्षम काम करने के लिए 1 से 1.5 साल का समय चाहिए होता है। हम सोचे कि ओवरनाइट रिज़ल्ट दिख जाए, ओवरनाइट रिज़ल्ट नहीं दिखता किसी की चीज़ में। सुधार हो रहा है। हमारे को देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला कि हमें सबसे पहले अपने आप को सुधार। गवर्नमेंट सपोर्टिव है और गवर्नमेंट और सपोर्ट करेगी। मैं बहुत चैनल्स पे देख रहा था कि क्योंकि अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो क्या जनता चाहती है आम आदमी पार्टी को वापस लाना? देखिए ये एक बहुत टिपिकल क्वेश्चन हो जाता है, एक पॉलिटिकल क्वेश्चन हो जाता है। मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता। तो हर आम आदमी को सरकार वो चाहिए जो कि आपके देश की सेवा कर सके और जो आपको फैसिलिटीज़ दे सके, चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, चाहे वो बीजेपी की गवर्नमेंट हो, चाहे वो आम आदमी की पार्टी। आदमी को क्या चाहिए? वो कोई भी सरकार आपको पैसा नहीं दे रही या आपका बिज़नेस नहीं चला रही, राइट। वो आपको सुविधाएँ दे रही है। आदमी को सुविधाएँ चाहिए होती है। साफ़ पानी, साफ़ वातावरण, नॉइज़ फ्री एनवायरनमेंट। कहते हैं हमारे 4 तरीके के पॉल्यूशन है, एयर, वाटर, नॉइज़, सॉइल। दिल्ली का जो हाल है आज नॉइज़ पॉल्यूशन देखिए ना, गाइडलाइंस बनी हुई है पॉल्यूशन बोर्ड की तरफ से, लेकिन उस गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते लोग। राइट। रेड लाइट के ऊपर देखेंगे कि हॉर्न पे और पता नहीं कितनी जलती है। राइट। गवर्नमेंट को इस पे स्ट्रिक्ट पीछे तो 10 साल 15 साल पहले तो कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन हुए थे इसके ऊपर। राइडर्स आते थे कि कोई मोबाइल पे बात कर रहा है या कोई रैश ड्राइविंग कर रहा है। तो अभी हाल-फिलहाल में देख रहे हैं कि उस चीज़ की अभी कमी लगती है दिल्ली में। वो हम फिर दोबारा से भूल गए उस चीज़ को, क्योंकि पीछे स्ट्रिक्टनेस हुई थी। सर डर बहुत बड़ी चीज़ है। वही हिंदुस्तानी आदमी आज यूएई जाके बिल्कुल सीधा देखता है, सीधा चलता है, कोई लिटरिंग नहीं। वही हांगकांग जाके एक सिगरेट की बड नहीं फेंक सकता वो हांगकांग के अंदर, तो फिर दिल्ली में क्यों फेंकता है? बिकॉज़ ऑफ स्ट्रिक्टनेस ना, वो गवर्नमेंट उनको हर एक आदमी को देख रही है, नज़र है। उनके जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो भी उनकी पुलिस वहाँ पर है, वो उनको देखिए फ़ोकस डर करती है। डर पहला डर और दूसरा आपको सीख लेनी चाहिए जापान से। जापानीज़ बच्चा उसको 1 से 10 साल तक एथिक्स सिखाए जाते हैं। हमारे यहाँ पे तो कहते हैं पढ़ लो, पैसे कमाने हैं। गिरा दो, माँ-बाप साफ कर देंगे। कहते गिराओगे तो खुद ही साफ करना पड़ेगा। 2 साल के बच्चे को सिखाते हैं। राइट। तो वो एथिक्स बचपन से सिखाने पड़ेंगे। माँ-बाप अगर बच्चे के सामने सड़क के ऊपर प्लेट फेंक रहे हैं, तो बच्चा भी तो बच्चा वही तो फेंकेगा ना। लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल स्कूल्स के अंदर काफ़ी एजुकेशन मिलती है, सिखाई जाती है कि आपको सड़कों को गंदा नहीं करना। लेकिन वो परसेंटेज कितनी है? हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूल्स अगर देखे जाए या सरकारी स्कूल देखे जाए, कितनी कितनी परसेंटेज है? तो उन बच्चों को बड़े होते-होते अपने बच्चों को ये एजुकेशन फॉरवर्ड करने तक 40 साल चले जाएगी। उससे पहले हम ही अपने आप को सुधार लेते। क्यों इसको जापान नहीं बना सकता? राइट। राइट। मुद्दे पे आते हैं। दिल्ली के जो पार्क्स हैं, वो पार्क कम कूड़ा घर ज़्यादा नज़र आते हैं आज के समय में। बहुत गार्बेज डंप किया जाता है। एमसीडी वाले अपनी गाड़ियाँ उन पार्क्स में खड़े करके चले जाते हैं। बच्चों को जगह नहीं मिलती खेलने-कूदने के लिए। उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, सुधार हुआ है इसके अंदर। ऐसा नहीं कह सकते कि हर पार्क का ये हाल है। गाड़ियाँ पहले खड़ी होती थी, अब इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं खड़ी होती। सुधार हो चुके हैं और कमी सुधार की है। एक कमी मैं आपको बता देता हूँ जो कि सुधार की बहुत आवश्यकता है इसके अंदर। हम पार्क में घूमने जाते हैं, गेट के अंदर एंट्री करते ही सबसे पहले 10 कुत्ते नज़र आ जाएँगे। आप एक नॉर्मल पार्क के अंदर रनिंग नहीं कर सकते। डॉग्स की शिट पड़ी है। ऐसा नहीं है मैं डॉग लवर नहीं हूँ। आप अपने डॉग्स को घुमाएँ, घर के आस-पास घुमाएँ। अगर उसकी शिट है, आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसको साफ़ कीजिए। वो किसी के पैर पे नहीं लगनी चाहिए। पार्क एक सिटीज़न की ज़रूरत है, उसके एंटरटेनमेंट के लिए है, उसकी फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए है। कुत्तों से हर आदमी को प्यार नहीं है। आज एक छोटा बच्चा जाएगा 5 साल का, वो डरता है। डरता है तो कुत्ता पीछे भागता है। उसके चक्कर में बच्चा गिर जाता है। राइट। किसी का भी बच्चा हो गया। हुँ। और टोकने पे पेट पेरेंट क्या बोलता है हुँ। कि तुम्हें तो प्यार नहीं है कुत्तों से। तो आप सेफ्टी देखिए ना। पार्क में कुत्तों की एंट्री बैन होनी चाहिए। हुँ। ये एक मुद्दा है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जी। बच्चे भाग ही नहीं सकते खुले के अंदर। आदमी जॉगिंग नहीं कर सकता। पैरों के अंदर गंदगी लग जाती है। आज बुजुर्ग लोग डरते हैं, हुँ। डंडा लेके चलते हैं राइट। कि मेरे पीछे कुत्ते ना। और काफ़ी ऐसे एपिसोड हुए अभी पीछे दिल्ली के अंदर जिसमें कि भागते-भागते लोगों को कुत्ते ने काट लिया। हाँ, बिल्कुल।
बिल्कुल ऐसा देखा। इसके ऊपर एक होना चाहिए पार्क्स के अंदर, एमसीडी के पार्क्स, डीडीए के पार्क्स, इसके अंदर कुत्तों की एंट्री बैन होनी चाहिए। और बहुत से पार्क्स में तो अब सुधार ये हो चुका है कि बोर्ड लग जाते हैं सामने, कुत्ता अलाउड नहीं है, या माली का नंबर, या जो पार्क की मेंटेनेंस जो करते हैं उनका नंबर, लेकिन वो आधे से ज़्यादा नंबर मिलते नहीं हैं। हाँ। वो अपडेट ही नहीं है ना, 5-5 साल पुराने नंबर लिखे हुए हैं। तो ये डीडीए से और एमसीडी से मेरी दरख्वास्त है, इसके ऊपर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। पार्क की मेंटेनेंस, इसका सुधार करा जाए। कुत्तों की एंट्री, गाय की एंट्री पार्क के अंदर बैन करी जाए। उनका जो घर है, गाय का गौशाला, और कुत्तों के लिए आप शेल्टर बनाएं, पार्क में ना आए। हम लोग प्रॉपर तरीके से नहीं घूम सकता, बच्चे नहीं घूम सकते। और एनिमल एक्टिविस्ट 1 सेकंड में 100 नंबर पे फ़ोन कर देते हैं। वो कहते हैं जी इनको जानवरों से प्यार है। ये प्यार सबको है जानवरों से, लेकिन बच्चों की सेफ्टी वो प्राइम इम्पोर्टेंस है। बुजुर्गों की सेफ्टी वो प्राइम इम्पोर्टेंस है। अंकित जी, एनक्रोचमेंट के ऊपर क्या कहेंगे? क्योंकि दिल्ली में ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है एनक्रोचमेंट का। जहाँ देखो वहाँ लोगों ने अपना घरों को, दुकानों को, शोरूम्स को एक्सटेंड किया हुआ है। उतनी शॉप नहीं जितना जगह उन्होंने घेरी हुई है अपने दुकान के आगे। ये कैसे ठीक होगा और आपका क्या मानना है इसके ऊपर? सर 60 से 70% दिल्ली के अंदर इंक्रोचमेंट है, और सुधार का तो एक ही चीज़ हो सकती है, एमसीडी को सारा पता है। 90% से ऊपर करप्शन लेवल मेरे को शायद बोलते हुए तकलीफ ना हो। आज अगर आप घर पे ईंट भी लगाते हैं ना, तो उस इलाके का एई जेई 1 सेकंड में आ जाते हैं जी क्या करा रहे हैं आप। और हर चीज़ के रेट, इंक्रोचमेंट के रेट सेट है, इंजीनियर के प्राइस फिक्स है, लेंटर के प्राइस फिक्स है दिल्ली में। राइट। आपने घर आपने घर की मंजिल डाल दी, नॉर्मल आदमी को इम्पैक्ट नहीं आ रहा उससे। आपने रोड पे पेडेस्ट्रियन छोड़ा ही नहीं ना आपने। मार्केट में आप चलते हैं, चलने की जगह ही नहीं है। जगह ही नहीं है, बिल्कुल। आप डीडीए का नक्शा निकाल लीजिए, एमसीडी का नक्शा निकाल लीजिए, हर दुकान के आगे 5 फुट का, 7 फुट का, 10 फुट का पेडेस्ट्रियन छोड़ा हुआ है, सिटीज़न के चलने के लिए। उसमें क्या मिलेगा? तंदूर, शेल्फ, आगे रिक्शा खड़ी हुई है, और आजकल तो एक सबसे बड़ी मेजर इश्यू जो चीज़ चालू हो गई, बाइकें खड़ी हो जाती है स्विगी, ज़ोमैटो की। नॉर्मल आदमी, सिटीज़न ऑफ इंडिया प्रॉपर तरीके से दिल्ली में चल नहीं सकता, अपार्ट फ्रॉम कनॉट प्लेस। वॉल्ड सिटी को आप छोड़ दीजिए। देखिए ना, जाके हाल देखिए ना, आप सदर बाज़ार देख लीजिए, चांदनी चौक देख लीजिए, कि शादरा चले जाइए आप, किस-किस को रोकेंगे? जब 70% दिल्ली ही एन्क्रोचमेंट ज़ोन के अंदर आती है। अब जगह नहीं मिली दुकान वालों को, उन्हीं दुकान वालों ने आगे एक्सटेंडेड अपनी रेहड़ियाँ लगा ली। सड़क पे रेहड़ियाँ ले आओ, जगह तो उतनी रहेगी। जिनके पास स्पेस है उन्होंने अपना आगे वाला जो पोर्शन है वो किराए पे दे दिया। हर दुकान वालों ने, खाने-पीने की दुकान वालों ने, दुकान के आगे तो कैप्चर कर ही रखा है, उसके अलावा रेहड़ियाँ और खड़ी कर दी। ये बहुत बड़ा धंधा बन चुका है ये। ये बिज़नेस है। मैं कहता उनके लिए तो धंधा क्या था, हम तो धंधा बोलते हैं ना, वो कहते हैं धंधा है। और अगर आप रोकने जाएँगे तो एक ही चीज़ आएगी, मैं रेहड़ी वाला हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ। मैं अब आपको एक किस्सा बता देता हूँ। एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने एक शख्स से मिलवाया, कहाँ रहते हैं जी? ग्रीन पार्क। कहते हैं जैन साहब इनसे आप मिलिए। बड़े वेल सूटेड बूटेड ग्रीन पार्क का शख्स। कहते जैन साहब ये 500 रेहड़ी लगाते हैं छोले भटूरे और छोले चावल की। अच्छा। नॉर्थ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, 500 रेहड़ी है जी। रहते कहाँ हैं जी? ग्रीन पार्क में। टैक्स ज़ीरो। आदमी ऐसे ही छोड़ रखे हैं, फटे पुराने कपड़े पहन के, गरीब आदमी है जी, पुलिस वाला आता है, और पुलिस वालों के हफ्ते सेट होते हैं। कोई रेहड़ी बिना पुलिस वालों की अप्रूवल के, अप्रूवल मतलब, और एमसीडी की मिलीभगत के बिना नहीं लग सकती। आज जब कमेटी आती है ना एमसीडी की, तो पहले फ़ोन हो जाता है कमेटी आने वाली है, सब सामान अंदर कर लो। राइट। ये कमेटी एमसीडी की कभी रात को नहीं निकलती 9 बजे। दिन में 12 बजे निकलेगी, 3 बजे निकलेगी, 4 बजे, और फ़ोन कर देंगे। देखिए सारा गेम करप्शन, रेड टेपिज़्म, सब सब हर जगह। तो एन्क्रोचमेंट वाली चीज़ जब तक सरकार टाइट नहीं होगी, जब तक बुलडोज़र नहीं चलेंगे, तब तक ये एन्क्रोचमेंट नहीं होगा। सरकार को आपको पैदल चलने के लिए जगह देनी पड़ेगी, जिसकी की बहुत बड़ी कमी है। हम एनक्रोचमेंट की बात कर रहे हैं तो एक और भी बहुत बड़ा मुद्दा है ई-रिक्शा का। क्योंकि जिस तादाद में ई-रिक्शा बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि चलने की तो अभी जगह नहीं है, आने वाले समय में हमें लगता है कि हम पैदल चल भी नहीं पाएँगे। और ई-रिक्शा वालों का इतना बुरा हाल है, जहाँ देखो वहीं ब्रेक लगा देते हैं, कहीं भी खड़े हो जाएँगे,
कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते हैं। इसके ऊपर कैसे इनको शिकंजा कसा जाए और ये कैसे कम होंगे? सर, सरकार के पास अभी सबसे पहली बात तो ये आंकड़े ही नहीं है कि दिल्ली के अंदर ई-रिक्शा कितनी है। देखो, पिछली गवर्नमेंट थी तो उन्होंने एक रूल निकाला था कि वो ई-रिक्शा को एक नंबर दिया जाएगा, उनको एक उनका एक लाइसेंस बनाया जाएगा, मगर मुझे लगता है कि वो भी स्कीम फेल होती हुई नज़र आ रही है। देखिए जी, सबसे पहले आपको ये मालूम करना पड़ेगा कि ई-रिक्शा दिल्ली के अंदर कितनी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ई-रिक्शा वाले, आपको मैं जो फ़िगर बताने वाला हूँ, आप बड़ी चौंकाने वाली फ़िगर है, 85 से 90% एक पीछे सर्वे हुआ था, उस सर्वे का आपको रिज़ल्ट बता देते हैं, जो कि 1500 ई-रिक्शा वालों के ऊपर हुआ था। 85 से 90% ई-रिक्शा वाले, ये गांजे के इन्फ्लुएंस में रहते हैं। वो जो ब्रेक ना लगाना जो आपने पूछा है, जो आदमी गांजे के या ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में रहेगा, वो ब्रेक कैसे लगाएगा? वो अपनी एक अलग ही धुन में चलते हैं। तो इसका एक निजीकरण होना चाहिए। हर इलाके के अंदर तय होना चाहिए, नॉर्थ के अंदर, कि हमारे को 2000 ई-रिक्शा रखनी है या 3000 ई-रिक्शा रखनी है। सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वायलेशन, एक ये ई-रिक्शा, स्विगी राइडर्स, ज़ोमैटो राइडर्स, ज़ेप्टो के राइडर्स। आपको मैं एक किस्सा बता देता हूँ, मैं कई लोगों को बताता हूँ। हमारे यहाँ पे वज़ीरपुर में ज़ेप्टो का हब है बहुत बड़ा। बिल्कुल रेड लाइट से 300 मीटर पे। कोई भी राइडर आगे से यू टर्न करके नहीं आता। सारे राइडर रॉन्ग साइड जाते हैं। कहाँ गया ट्रैफिक? रूल्स रेगुलेशन क्या है? क्या पुलिस को नहीं पता इस चीज़ का? क्या एक सिटीज़न को नहीं पता? क्यों नहीं रोकते उसको? आज अगर कोई आदमी रोकने की कोशिश करता है तो सामने वाला कहता है इसको क्या ज़रूरत है? उसका साथ देना चाहिए, उसको ट्रैफिक रूल्स सिखाने चाहिए आपको। क्योंकि यही सब इंसिडेंट ऐसे होते हैं जो कि एक्सीडेंट का कारण बनते हैं। कितने एक्सीडेंट ई-रिक्शा की वजह से होते हैं, कितने लोग गिरते हैं ई-रिक्शा की वजह से, कितनी गाड़ियों को नुकसान होता है, कितनी बाइक वालों को नुकसान होता है। सीधा खड़ा ब्रेक ई-रिक्शा वाले मार देते हैं, सीधा चलते हो एक्सट्रीम लेफ्ट या एक्सट्रीम राइट। रात को ई-रिक्शा वाले चलते हैं, उसके ऊपर लाइट नहीं है ई-रिक्शा में। कौन ई-रिक्शा का मालिक है, कौन सा उसका लाइसेंस है, इनके चालान होने चाहिए ना सर। निजीकरण कीजिए इनका। बिल्कुल। इसका निजीकरण नहीं है ई-रिक्शा का। आज आप चांदनी चौक जैसी जगह पे चले जाइए, शाहदरा में चले जाइए, आपके लिए चलने की जगह ही नहीं है। भाई, इंक्रोचमेंट की वजह से पेडेस्ट्रियन गिर गया, सड़क पे ई-रिक्शा ने घेर लिया या रेडी ने घेर लिया। आज किसी मोड़ पे अगर हम मुड़ते हैं ना, तो सबसे पहले मोड़ के ऊपर ई-रिक्शा लगी होती है। और कैसे लगी होती है? झुंड में लगी होती है, 20 ई-रिक्शा। आप हॉर्न भी बजाएंगे तो भी वो हटेंगे नहीं। तो सरकार को पता सब कुछ है, लेकिन इनको लाल बत्ती की गाड़ियां छोड़ के एक दिन स्कूटर में निकलना पड़ेगा, एक दिन नॉर्मल गाड़ी में निकलना पड़ेगा, तब इनको पूरी दिल्ली घुमाओ। तब इनको पता लगेगा कि दिल्ली के अंदर क्या क्या सुधार की कमी है। तो मिनिस्टर थोड़ी ना पार्क में जाता है, जो एक नॉर्मल सिटीजन जाता है। उनको क्या पता कितने कुत्ते भागते हैं। सही बात है। नुकसान जो होता है वो एक आम आदमी का होता है। वो कभी भी नुकसान आज तक हमने ये नहीं सुना कि इस नेता का हो गया, इस पॉलिटिशियन का हो गया या इस गवर्नमेंट ऑफिशियल का। जो देखिए फर्स्ट सर, हमारी जो इस टाइम की एग्जिस्टिंग जो गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, ऐसी गवर्नमेंट, ऐसा शख्स, हम लोग तो सौभाग्य है, सौभाग्यपूर्ण बोलूंगा मैं अपने आप को, कि हमें ऐसा नेता मिला है। अगर नीचे की ब्यूरोक्रेसी या और नेता एक मोदी जैसे हो जाए, हमें तो गर्व है। लेकिन हर नेता मोदी जी बन नहीं सकता। वो आदर्श है इस देश के। अगर हमें ऐसा बनना है तो हमारी सोच सर, नेता बन जाए हमारे, हम तो कह रहे हैं मोदी जी के तुम एक कण भी बन जाओ तो ये देश सुधर जाएगा। वो जो जो सोच है वो जो बॉटम सोच टू टॉप सेम होनी चाहिए। जो मोदी जी सोचते हैं, जो उनका थॉट प्रोसेस है, वही एक आम आदमी का भी थॉट प्रोसेस होना चाहिए। और वही थॉट प्रोसेस एक गवर्नमेंट ऑफिशियल का या पुलिस वाले का या उस एमसीडी में जो कर्मचारी है उसका भी वही थॉट प्रोसेस होना चाहिए। तब जाके मुझे लगता है कि दिल्ली में एक सुधार आएगा। जरूरत है सर, जरूरत जरूरत है। ये आज की जरूरत है। आज टूरिस्ट क्यों नहीं आता दिल्ली के अंदर? हम्म। इंडिया का, आज इंडियन बाहर जाते हैं घूमने, इंडिया कितने लोग आते हैं? तो आप टूरिज्म बढ़ाए ना इंडिया के अंदर। आप हर जगह थूकेंगे, आज ई रिक्शा वाला जाता है, थूकता हुआ चला जाता है गुटखा। वीकली मार्केट के ऊपर आपका क्या कहना है? क्योंकि ये जो मंगल बाजार, ये जो वीर बाजार जब जो बोलते हैं या शनि बाजार जो लगते हैं हमारे इलाकों में, उनसे भी बहुत बहुत
एक तो क्राउड हो जाता है। रात को अगर हम चलें, कहीं मार्केट लगी हुई है तो इतना क्राउडेड एरिया हो जाएगा, और जब वो बाज़ार रात को उठेगा तो वहाँ पर कूड़ों का ढेर लग जाता है। पूरी रोड इतनी गंदी हो जाती है। तो वो ये क्या गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है एक पैसा इकट्ठा करने के लिए, या इन वीकली मार्केट्स को कहीं हम शिफ्ट कर दें, या क्या सॉल्यूशन है इसका? देखिए, शुरू के अंदर जब ये बाज़ार लगाए गए थे, तो ये एक पब्लिक कन्वीनियंस के लिए लगाए गए थे। अब तो पब्लिक कन्वीनियंस क्या, अब तो बैठे-बैठे हर आदमी ज़ेप्टो, ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, ये अब क्या है, वो जो कन्वीनियंस जो थी, वो धीरे-धीरे कर्मचारियों को पैसे में कन्वर्ट, कि भाई वीकली बाज़ार लगेगा, कर्मचारी को, जो भी उस इलाके का कर्मचारी होगा, मैं नाम तो नहीं लूँगा डिपार्टमेंट्स का या पुलिस वालों का, उन लोगों को एक अच्छा खासा चंदा या रेवेन्यू कह लीजिए आप, हम लोगों की लैंग्वेज में तो रेवेन्यू होता है वो उनको मिलता है। और हालाँकि देखिए, वीकली बाज़ार गलत नहीं है, वीकली बाज़ार के बाद का जो इम्पैक्ट है, जैसे आपने बोला गंदगी, आप कोई चीज़ लगाते हैं, आप फल बेचिए, गंदगी मत छोड़िए। वहीं छिलका पड़ा है, वहीं गंदगी, वहीं गली सड़ी सब्जियाँ जो होती है, सड़क पे डाल जाते हैं। तो वीकली बाज़ार गलत नहीं है, उसके जो बाद के जो इम्पैक्ट्स हैं, वो गलत है, कि आदमी गिर रहा है, गंदगी कर दी। राइट, अल्टीमेटली सफाई के ऊपर सरकार का पैसा भी तो लग रहा है फिर बाद में। राइट। जिस इलाके के अंदर 4 कर्मचारी से काम हो सकता था, उसी इलाके के अंदर 8 कर्मचारी चाहिए। पैसा किसका खराब हुआ? पैसा सरकार का खराब हुआ। और सफ़र को किसने किया? एक को कन्वीनियंस मिली, और जिसके घर के बाहर लग रहा है, वो सफ़र करता है। वो फ़ोन करता रहता है, सफाई करो। अगले दिन पता लगेगा जी स्ट्राइक है, सफाई नहीं हो पाई। घर वाला बेचारा बाहर निकलेगा, कहेगा मेरा घर, वो सफाई करता है। कचरे के ऊपर बात चली है तो एमसीडी का बहुत बड़ा रोल है पूरे दिल्ली को रोज साफ करने में। मगर हमें ये पता ही नहीं होता कि जो एमसीडी का कर्मचारी का नाम क्या है, कौन साफ करके जा रहा है, उसकी ना ही कोई कॉन्टैक्ट डिटेल होती है। अगर हमको दिन में या शाम को उनसे बात करने की ज़रूरत पड़े, या कुछ गली की या साफ-सफाई करने की ज़रूरत पड़े, वो मिलते ही नहीं। सर, ये पहली चीज़ तो ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली नहीं है, ये तो महाकरप्ट डिपार्टमेंट बोलूँगा मैं इसको। आदमी हाउस टैक्स देता है, उसको ये नहीं पता कि सफाई कर्मचारी का नाम क्या है। सफाई कर्मचारी की आप दिल्ली वालों से अगर ये पूछेंगे कि सफाई कर्मचारी की ड्यूटी कितनी घंटे की होती है, तो किसी को नहीं पता। 30 से 35% अभी पीछे जो इन्होंने सरकार ने जब सर्वे कराया था, हमारी बीजेपी की गवर्नमेंट ने, तो ये पता लगा था कि 30 से 35% लोग तो ऐसे हैं जो कि एक्चुअली एग्ज़िस्ट ही नहीं करते। एमसीडी के अंदर सफाई कर्मचारी सारे के सारे आउटसोर्स्ड है। इन लोगों की ड्यूटी स्पेसिफ़ाई आपको करनी पड़ेगी, कि इनकी ड्यूटी सुबह 7 बजे से शाम के 5 बजे तक है, या 10 बजे से 6 बजे तक है। नॉर्मल आदमी को नहीं पता। सफाई कर्मचारी का नाम क्या है, जिसको कि आप फ़ोन कर सकें। आपके इलाके के अंदर एक सफाई कर्मचारी को कितनी बार झाड़ू लगानी चाहिए, कितनी बार कचरा साफ करना चाहिए। यहाँ क्या होता है, सुबह-सुबह 7 साढ़े 7 बजे कोई भी सफाई कर्मचारी आएगा, झाड़ू लगा गया, चला गया। उसकी ड्यूटी, जिसकी की तनख्वाह 50,000 रुपए है, उसकी की ड्यूटी आधे घंटे की है। तो ये चीज़ें, ये डेटा एमसीडी की वेबसाइट पे, एमसीडी के पोर्टल पे डलना चाहिए। आज आप हाउस टैक्स अगर लेते हैं, तो आप उसको फैसिलिटी दीजिए। आज गवर्नमेंट ने कितना बढ़िया काम कर रखा है, कचरा उठाने के लिए वैन लगा रखी है। बहुत बढ़िया काम है। आज आदमी गौरक्षक है, गौ सेवक है। हर आदमी सबसे पहले, हम लोगों के घरों के अंदर क्या होता है कि गाय के लिए सबसे पहले रोटी निकाली जाती है। तो वो रिक्शा आती है, सरकार ने बहुत अच्छे काम कर रखे हैं। रिक्शा आती है और गाय की रोटी ले जाती है वो, गाय का खाना। यहाँ पे भी तो ड्यूटी स्पेसिफाई कीजिए। तो एमसीडी को एमसीडी बनाइए, करप्ट डिपार्टमेंट मत बनाइए, जो कि ऑलरेडी करप्ट डिपार्टमेंट बन चुका है। इंक्रोचमेंट, जैसे अभी आपने पीछे पूछा था मेरे से कि इंक्रोचमेंट जो है, एमसीडी का बहुत बड़ा योगदान है इसके अंदर। और ये कमेटी रात के 9 बजे चलनी चाहिए, तब एक्चुअल पता लगेगा कि कहाँ-कहाँ एक्चुअली इंक्रोचमेंट होती है। एक अलार्मिंग सिचुएशन की मैं बात करना चाहूँगा। जो संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर है, या गाज़ीपुर में जो कूड़े का पहाड़ है, लगभग वहाँ पर 11,000 टन से ज़्यादा सॉलिड वेस्ट रोज़ डाला जाता है। तो सर, लैंडमार्क है ये तो हमारे दिल्ली का। बच्चों को दिखाते हुए जाते हैं, यहाँ से करनाल जाएँगे तो दिखाते हैं, लैंडमार्क देखिए, सीधे सीधा ये कूड़े का पहाड़ है, लैंडमार्क बन चुका है ये। और उस तरफ से बॉर्डर पे, जब नोएडा से आप आएँगे, यूपी से आप आएँगे, तो गाज़ीपुर भी एक लैंडमार्क है। गाज़ीपुर, भई क्या बोला जाता है, गाज़ीपुर मतलब कूड़े का पहाड़। वो तो चील, कौवे
और खुशबू के लिए फेमस है। चील कौवे तो जानवर हो गए और खुशबू बहुत आती है वहाँ पे लोगों को, और आए दिन वो खुशबू बढ़े ही जा रही है। वो बदबू नहीं है, वो दिल्ली के लिए खुशबू है वो। सरकार अगर चाहे उस कूड़े की एक स्पेसिफिक जगह बनाए, दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर, और ऐसी रिसाइकलिंग प्लांट्स, इनको टेक्नोलॉजी सारी पता है सरकारों को, रिसाइकलिंग प्लांट्स जैसे आज इंदौर में लगे हैं, आज क्लीनेस्ट सिटी बोला जाता है इंदौर को, तो रिसाइकलिंग प्लांट्स दिल्ली में लगाने पड़ेंगे आपको। राइट। मुझे एक इंस्टेंस याद आ रहा है। सर मैं सिंगापुर में ट्रैवल कर रहा था आज से कुछ साल पहले। तो वहाँ पर एक मॉल है जिसको हम लिटिल इंडिया कहते हैं। तो ना वहाँ से ना जो वहाँ पर बहुत उस मॉल में बहुत कूड़ा करकट पड़ा रहता है। वहाँ पर सीवर जो है वो ओवरफ्लो करते हैं। तो स्कूल स्कूल जब बच्चों को पिकनिक पे लेके जाते हैं तो उस मॉल के सामने से ज़रूर लेके जाएंगे, बच्चों को ज़रूर लेके जाते हैं। और स्पेशली वहाँ के टीचर वो बताते हैं कि दिस इज़ इंडिया, दिस इज़ इंडिया। जैसे लेबर हमारे यहाँ पर जगह-जगह शाम सुबह बैठी रहती है, उसी तरीके से जो साउथ इंडियंस लेबर्स हैं, वो लिटिल इंडिया के बाहर वहाँ पर काम-काज के लिए बैठी रहती हैं सिंगापुर में। मगर वहाँ पर बच्चों को ये एग्ज़ाम्पल दिया जाता है, अगर आपने इंडिया देखना है, तो ऐसा है इंडिया। तो उस समय में मैंने जब किसी टीचर से सुना तो मुझे खुद को इतनी शर्म फ़ील हुई। ये दिस इज़ द ट्रू और मेरी आँखों देखी बात है। सर यही चीज़ तो बदलने के लिए आज आप और हम बैठे हैं यहाँ पे। आज जो सपना मोदी जी का है, देखिए इंटरनेशनल लेवल पे मोदी जी ने इंडिया को इतना स्ट्रांग बना दिया। हम अपने घर को तो स्ट्रांग बना ले, हमारी वॉल तो स्ट्रांग हो गई है, घर के अंदर लोगों को तो स्ट्रांग बना ले। भाई क्लीनिनेस, ये स्पिटिंग, लिटरिंग, ये ड्रग्स के इन्फ्लुएंस कितने ज़्यादा हो चुके हैं यहाँ पे। ये सरकार को पता सब कुछ है, बच्चे बिगड़ रहे हैं, इसको रोकना पड़ेगा। आज आप देखिए ना डस्टबिन्स, आपने सिंगापुर का एग्ज़ाम्पल दिया, मैं आपको चाइना का एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हालाँकि चाइना को तो मैं बिल्कुल लाइक नहीं करता, लेकिन आपको मैं एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। जो चीज़ें अच्छी चीज़ें हम सीख सकते हैं दूसरे देशों से, चाइना के अंदर हर 200 मीटर पे, 300 मीटर पे डस्टबिन है। चाइनीज़ सिटीज़न लिटरिंग के लिए लिटरिंग नहीं करेगा। वो वेट करेगा कि डस्टबिन कब आएगा 500 सर मीटर। डस्टबिन मिल जाता है उसको 300 मीटर, 400 मीटर पे, और वहाँ का वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, नीला डस्टबिन, हरा डस्टबिन, आपका पीला डस्टबिन, ब्लू, ग्रीन, येलो। चाइना ने और 2 टाइप के डस्टबिन्स, हैज़ार्डस वेस्ट, नॉन हैज़ार्डस वेस्ट, और ग्लास होता है ना कि आजकल शेक्स होते हैं, ग्लास की बॉटल में मिलते हैं। 5 टाइप के डस्टबिन्स, और वो उसको एजुकेशन मिलती है वहाँ पे। यहाँ आपको डस्टबिन मिलेगा ही नहीं। राइट। एक और अच्छी चीज़ मैंने मलेशिया में देखी थी कि जब हम पब्लिक टॉयलेट में गए, तो वहाँ पर एक फीडबैक स्क्रीन लगा हुआ है। फीडबैक स्क्रीन लगा हुआ है, सर यहाँ चोरी हो जाएगी। स्माइलीज़ लगी हुई हैं। आप सर व्हाट वो देखिए, जैसे हम अपने घर में चोरी नहीं करते ना, उनके लिए चाहे मलेशिया हो गया, चाहे सिंगापुर हो गया, चाहे दुबई हो गया, उनके लिए उनका देश उनका घर है। आदमी कहता है ना मैं घर में हूँ, सेफ हूँ। वो कहते हैं कि मैं सिंगापुर में हूँ, मैं मलेशिया में, मैं सेफ हूँ। हिंदुस्तानी मेंटालिटी क्या हो गई, ये स्क्रीन लगी है, इसको बेच के कितने पैसे मिल जाएंगे। राइट। घरों के नल, स्टील के जो नल होते हैं ना घरों के, ये जो छोटे छोटे चरसी जो होते हैं, कूद कूद के नल निकाल के ले जाते हैं वो, लेगा और वो नल बिक जाते हैं। और वो आधी से ज्यादा पुलिस की मिलीभगत होती है, दिन में रेकी होती है। छोटे छोटे बच्चे आपको कहीं सिंगापुर, मलेशिया या कहीं मिलेंगे इतने छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में, जिसका कि पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती। कहते हैं जी चरसी है। राइट। ये चरसी है तो उसको चरसी बनाया किसने है? गुटखा, पान मसाला हिंदुस्तान में अगर नहीं मिलता तो क्या लोग खा रहे होते? आप ये बताइए। सही बात है, जबकि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू है इससे। सर रेवेन्यू क्या करेगा? रेवेन्यू अगर है तो फिर इसको बैंकॉक बना दो ना, वेगस बना दो। रेवेन्यू तो कैसीनो में बहुत है, हर 200 मीटर पे खोल दो कैसीनो। जैसे हर 200 मीटर पे पनवाड़ी की दुकान खोली हुई है, वैसे कैसीनो खोल दीजिए 200 मीटर। बेटिंग एप्स तो आपने देखा ही है आजकल, राइट। सब लगे ही हुए हैं। तो ये तो बहुत इजी मनी है, इसमें तो क्या इशू है? सरकार को बहुत अच्छा रेवेन्यू आ जाएगा। देखिए कैसीनो मेजर रेवेन्यू, और मिनी थाईलैंड इसको बना सकते हैं, मिनी वेगास इसको बना सकते हैं। अच्छा है ट्रैवलर्स के लिए, बिजनेस ट्रैवलर्स के लिए एक एंजॉयमेंट की लाइफ भी हो जाएगी, और इनका रेवेन्यू कलेक्शन बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये स्पिटिंग तो रुकेगी। रेवेन्यू, देश को रेवेन्यू के लिए 1000 तरीके होते हैं। जरूरी नहीं है कि गुटखा और पान मसाला और ये खैनी बेच के रेवेन्यू पे इकट्ठा कीजिए। अगर आप ये बेचते हैं
तो आप कम से कम इन लोगों को ये ट्रेनिंग दीजिए कि आपको ओपनली पब्लिक में नहीं थूकना। जगह बनाइए ना। आप इन कंपनियों को, इन मैन्युफैक्चरर जो ये है इनके खैनी, गुटखे, पान मसाले के, इन कंपनियों को बोलिए कि साथ में प्रोविज़न दीजिए आप थूकने के लिए। जैसे आप पाउच में मसाला देते हैं ना, तो थैली दीजिए साथ में, जिसमें कि आप अपनी पीक थूक सके। वो पीक नॉर्मल पब्लिक देखती है, नॉर्मल पब्लिक चल रही है उसके ऊपर, बच्चे देख रहे हैं उसके ऊपर। इसीलिए आदमी दिल्ली में रहता है क्या? ये सोचना चाहिए। सरकार को तो इनके लट बजाने चाहिए जो थूकते हैं। लगाए ना 20-20 हज़ार रुपए का चालान। रात को किसी मार्केट में आप निकल जाइए, लोग शराब के ग्लास, ग्रेवी की प्लेट गाड़ियों के नीचे सरका रहे हैं। अगले दिन बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, बस स्टैंड पे खड़े हैं, वो पता लगता है कि जी ग्रेवी की प्लेट नीचे पड़ी हुई है। इस चीज के लिए रह गए हैं दिल्ली वाले। क्यों नहीं चालान करते? आप हर उस रेस्टोरेंट का चालान कीजिए 50,000 रुपए का, जिसके रेस्टोरेंट के बाहर ये प्लेट्स गिरी दिख जाए। वो रेस्टोरेंट की जिम्मेवारी है वो, कि कूड़ा करकट ना करे। सफाई किसको करनी है अगले दिन? एमसीडी के कर्मचारी को। हम दोष तो हमने दे ही दिया एमसीडी के कर्मचारी को। अरे आप भी तो जिम्मेवार है उसके। राइट। तो ये सुधार होना चाहिए सर। अच्छा खासा सुधार की जरूरत है, और प्यार से हो तो प्यार से, नहीं तो लट से सुधार होना चाहिए। बिल्कुल। स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं। दिल्ली में स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स की बहुत कमी है। बच्चे सीखना तो चाहते हैं, मगर उनके पास एक प्लेस नहीं है जहाँ पर जाके वो अपने स्किल्स को डेवलप कर सकें या उनको एक लाइफ पाथ मिल सके। तो ये स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स कैसे आएँगे? देखिए, स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स तो सरकार को बनाने पड़ेंगे। कुछ इसके अंदर हमने अभी जो देखा है कुछ सालों से, जितने भी प्राइवेट स्कूल्स है, गवर्नमेंट स्कूल्स है, इसके अंदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ऑलरेडी चालू हो चुकी है। प्राइवेट स्कूल्स के अंदर जैसे आजकल आपके स्केटिंग्स वगैरह तो स्टार्ट हो चुकी है। कुछ जैसे स्किल डेवलपमेंट की अगर स्पेसिफिक बात करते हैं, तो मैं इसको प्रोफाइल डेवलपमेंट बोलता हूँ, आज की तारीख में प्रोफाइल बिल्डिंग बोलता हूँ। और स्कूल्स के अंदर ऑलरेडी ये चीज़ें चल रही है। गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर इसकी अभी थोड़ी-सी कमी है। सरकार अगर कुछ चाहेगी, कुछ इनिशिएटिव लेना चाहेगी, तो ये प्रोफाइल बिल्डिंग इसको बेटर कर सकती है। प्रोफाइल बिल्डिंग से बेटर सबसे पहली चीज़ जो है वो एथिकल बिल्डिंग या एथिक्स, इसके ऊपर मेरा ज़्यादा पहला प्रेफ़रेंस रहता है कि अगर आपने एथिक्स सीख लिया, और एथिक्स के अंदर फ़ोकस आप रखिए जैपनीज़ लर्निंग पे, कि आपका मॉडल जैपनीज़ मॉडल होना चाहिए, कि नेशन फर्स्ट, एथिक्स फर्स्ट, ये एक मॉडल होना चाहिए। माय जापान, माय कंट्री, वो हमारे हिंदुस्तान में अभी मिसिंग है। जैसे अभी पाकिस्तान से वॉर चल रहा है, तो वहाँ तो देश एक हो जाएगा, लेकिन टैक्स की चोरी के अंदर देश एक नहीं होगा। तो जो आदमी टैक्स की चोरी भी करता है, तो वो भी टेररिस्ट है। आपके टैक्स से ही तो डिफेंस का सामान आता है। आज जो सोल्जर, जो हमारे जवान जो रक्षा कर रहे हैं, आपके टैक्स से। सरकार जो भी डिफेंस का, एविएशन का, डिफेंस का जो भी अपना सामान, जो अपना असला बारूद जो खरीदती है, टैक्स से तो हम पूछ रहे हैं टैक्स कहाँ जा रहा है? टैक्स यहाँ जा रहा है। ऐसा नहीं है दिल्ली को नहीं सुधार सकते। दिल्ली बहुत बहुत अच्छी हो सकती है। 24/7 क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की बात करें, साफ पानी एक दिल्ली वालों को आज के समय में नसीब नहीं है। लोग अल्टरनेटिव डे में वेट करते हैं कि पानी आएगा और हम भरेंगे, और जो आ रहा है वो भी बहुत गंदा पानी आ रहा है। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, नेसेसिटी है। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर तो एक आदमी की नेसेसिटी है। ड्रिंकिंग वाटर, एजुकेशन, क्लीन एनवायरनमेंट, कई सालों से इशू है ये। सरकारें इसके ऊपर समाधान में लगी हुई है। कुछ सुधार कर लिए, और मेजर सुधार की अभी ज़रूरत है, मेजर सुधार की। नेसेसिटीज़ है ये, नेसेसिटीज़ है। सरकार को इसके ऊपर करना पड़ेगा। जैसे एजुकेशन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का मैं आपको एक किस्सा बता देता हूँ कि 15 साल अगर पीछे आप चले जाइए, तो आपको हर 1 किलोमीटर पे प्याऊ नज़र आते थे लगे हुए, या मटके रखे नज़र आते थे। आज आप राजस्थान में चले जाइए, राजस्थान में हर घर के बाहर मटके रखे हुए हैं। दिल्ली में प्याऊ बनाने की जगह ही नहीं है ना सर। जहाँ पे प्याऊ लगता उतनी देर में तो वहाँ पे खोखा लग गया पनवाड़ी का। एंक्रोचमेंट हो गई। जहाँ मटके रखे जाने चाहिए थे, वहाँ किसी चाय वाले ने अपनी गद्दी डाल के एक स्टॉल डाल दिया चाय का। तो ड्रिंकिंग वाटर पहले दिल्ली में इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं थी। आदमी चल रहा है धूप के अंदर, उसको पानी हर जगह मिल जाता था। वो कहता था क्या लगाना है? प्याऊ लगाना है। प्याऊ के बाहर मिल जाता, लोगों के घरों के बाहर मटके लगे थे, प्याऊ लगे थे। अब सारा इंक्रोचमेंट ने बुरा हाल कर दिया, और घरों के अंदर जो पानी नहीं आता, जो हमारी जो पिछली जो सरकार जो थी, उन्होंने जो ये फ्रीबीज़ जो दिए, नई सरकार को कम से कम 2 साल और लग जाएँगे कि उस फ्रीबीज़ से जो नुकसान हुआ है, उसको
उभारने में कम से कम 2 साल और लगेंगे, जिससे कि दिल्ली की जनता को साफ पानी मिले। देखिए, किसी भी इंसान को अगर बिगाड़ना हो ना, तो आप उसको घर पे बिठा के 1 साल फ्री में खाना खिला दीजिए। तो दिल्ली वाले तो वैसे ही हरामखोर हो चुके हैं। फ्री में बिजली, फ्री में पानी, फ्री में ही सब कुछ मिल गई उनको। एमनेस्टी स्कीम्स मिल गई फ्री में बिजली मिल गई, फ्री में राशन मिल गया, फ्री में पानी मिल गया, तो उसको काम करने की ज़रूरत क्या है? पानी ठीक है, पानी तो सुधार आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, नेसेसिटी है। साथ में इसके ऐड मैं ये करना चाहूँगा कि एजुकेशन के ऊपर भी सरकार को फ्री एजुकेशन, अफोर्डेबल एजुकेशन, इसके ऊपर भी सरकार को ध्यान लगाना चाहिए। राइट। आपने एजुकेशन की बात करी है, बच्चों की जो किताबें हैं स्कूल की, उनका प्राइस बहुत हाई हो गया है आज के समय में। 8-8, 10-10 हज़ार रुपए की सिर्फ़ किताबें आती हैं। फीस पे तो चलो उन्होंने कंट्रोलिंग करने की कोशिश करी है दिल्ली गवर्नमेंट ने, जो हमारी करंट गवर्नमेंट है, मगर किताबें आज भी महँगी हैं। जबकि किताबें सस्ती होनी चाहिए, बच्चे की पढ़ाई सस्ती होनी चाहिए, मगर हमारी दिल्ली में उल्टा है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? किताबें कैसे सस्ती हो पाएँगी? सर, मैं तो ये कहूँगा कि देश में दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है इस टाइम कि जो चीज़ आपको फ्री में मिलनी चाहिए, उस चीज़ के पैसे 10 गुना। किताबों में जो कागज़ लगता है, वो किलो से बिकता है। अगर यही एजुकेशन, यही किताबें आप किलो से अगर दे दो, तो जो हम कहते हैं ना 65% बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, या 50% बीपीएल या 60% बीपीएल या बीपीएल कार्ड बन रहे हैं, ये बीपीएल कार्ड अगले 10 साल में 10-15% ही रह जाएँगे। धन्यवाद। आप पढ़ाना ही नहीं चाहते ना बच्चों को। एक 50-60 रुपए किलो की कागज़ और किताब, उसी वही 1 किलो किताब 3,000 रुपए, 5,000 रुपए। तो पैसे स्कूल वाले आज, हम तो कहते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बन चुके हैं। सरकार को इनकी कमर तोड़नी पड़ेगी, किताबों के प्राइस फिक्स करने पड़ेंगे। फिक्स नहीं करे तो बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल पाएगी। 15-20 हज़ार रुपए कमाने वाला तो अपने बच्चों को पढ़ा ही नहीं सकता सर, बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि जी हमारे दिल्ली के अंदर काऊ शेल्टर्स नहीं है, डॉग शेल्टर्स नहीं है, जगह-जगह सड़कों पर गायें घूमती हुई नज़र आ जाती हैं। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? सर, ये जितने भी कुत्ते हैं, इन सबको पकड़ के मेनका गांधी जी के घर के बाहर लेके जाना चाहिए। दिल्ली में करीबन 50 लाख से ऊपर कुत्ते हो चुके हैं। आदमी को सड़क पे चलने में परेशानी होती है। रात को 11 बजे से सुबह 6 बजे तक आदमी पैदल नहीं चल सकता अपने घरों के बाहर। और डॉग लवर्स इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि अपने घर के बाहर खाना नहीं खिलाएँगे कुत्तों को। आपके घर के बाहर उनको ब्रेड, दूध, रोटी, उससे हम कहते हैं खाना आप खिलाइए। खाना खिलाना समस्या नहीं है। कोई भूखा है, खाना खिलाना बहुत एक पुण्य का काम है। लेकिन आप अपने घर के बाहर खिलाइए। आपको किसी दूसरे के घर के बाहर गंदा करना आपको अधिकार नहीं। वही शख्स अपने घर के बाहर खिलाए ना। क्यों वो दूसरी जगह जाता है स्कूटी उठा के या गाड़ी उठा के कि जी मैं 1 किलोमीटर दूर कुत्तों को खाना खिला कर आऊँगा। आप उनको अपने घर में रखिए। और जिस तादाद में कुत्ते बढ़ चुके हैं, बच्चों को ट्यूशन जाने में, साइकिल चलाने में, हमारे बुजुर्गों को, इस सड़क पे बुजुर्ग पहले क्या होता था, सैर कर लिया करते थे अच्छे मौसम के अंदर। आज उनको परेशानी होती है। आज घर वाले उनको ये बोलते हैं कि कुत्ते ना पीछे लग जाए। आज किसी बच्चे को ट्यूशन जाना होता है तो माँ-बाप साथ में जाते हैं, या मेड साथ में जाएगी, या कोई भी घर का सदस्य साथ में जाएगा कि कुत्ते ना पीछे पड़ जाए। जिसकी वजह से कितनी बार तो बच्चे गिरते हैं। बाइक वाले, एक बाइक वाला अगर सुबह 7 बजे जाता है, 8 बजे जाता है, रात के 10-11 बजे जाता है, तो वो झुंड में कुत्ते उसके पीछे लग जाते हैं। उससे कितनी तो मौतें हो चुकी है सर। 2023 से लेकर 2025 में लगभग 2,500 से ज़्यादा ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, जो सिर्फ़ गाय और कुत्तों की वजह से हुए हैं, गलियों में। देखिए, गाय, मैंने जैसे आपको बताया, गौ सेवक मैं भी हूँ। मैंने गाय का खाना, चारा हम जो कहते हैं, वो सड़क पे कभी डाला हो तो डाला हो, गलती हो गई, और उस गलती को तो मैं अब सुधारता ये हूँ कि कोशिश मेरी ये रहती है कि जो भी हमारी दिल्ली सरकार की ये जो जो रिक्शा आती है, जो गाय का भोजन लेने, कोशिश हमारी रहती है कि वहीं दे, या गौशाला में आपको गौ सेवा करनी है, आप गौशाला में जाके उसको दीजिए ना। सड़क पे डालने से क्या होता है कि एक तो जो बाइक वाले, स्कूटर वाले, इनका गिरने का बहुत डर होता है।
और आपने जैसे मैंने आपको बताया ट्रैफिक वॉल्यूशंस तो इतनी है कि आधे से ज़्यादा तो हेलमेट पहनते ही नहीं है, तो डैमेज बहुत ज़्यादा होता है। पॉलिसीज़ तो होनी चाहिए, रूल्स रेगुलेशंस थोड़े से स्ट्रिक्ट ऐसे होने चाहिए कि आप एक जगह स्पेसिफाई कर दीजिए ना कि जितनी गाय है, हमारी जो माता है, जो सड़क पे घूम रही है, इनकी एक जगह बनाइए, एक शेल्टर बनाइए कि वहाँ पे दिल्ली में अगर 10 लाख गाय है, तो वहाँ पे आप लेके जाइए ना। अच्छा है, लोगों को मौका मिलेगा वहाँ पे जाके सेवा करने का। राइट। गौशाला वाले तो बहुत सेवा करते हैं जी, लेकिन उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि अगर एक गौशाला 100 गाय रख सकती है, तो उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो 500 रख सके। नहीं, आज के समय में हमारे दिल्ली में मुख्य जो 4 गौशाला हैं और इतनी ओवर क्राउडेड है, और एज़ पर अगर हम स्टेट्स देखें, तो गवर्नमेंट ₹40 पर गाय के हिसाब से उस गायशाला को उस देती है, गौशाला को देती है ना? तो आप देखें कि एक गाय को मिल कितना रहा है। ओवर क्राउडेड है, इसी वजह से जो गाय हैं, वो शेल्टर्स में ना रह के वो सड़कों पे घूम रही हैं। और देखा तो ये भी गया है कि जो जो डेयरी वाले हैं, सुबह तो उनसे दूध ले लेते हैं और 12 बजे के बाद उनको चरने के लिए छोड़। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल यही यही सिनेरियो चल रहा है जी इस टाइम तो दिल्ली के अंदर। और हमारी जो दिल्ली की जो सीएम हैं, रेखा गुप्ता जी, इन्होंने तो इसके ऊपर एक बहुत कैडी स्टेटमेंट इन्होंने तो बल्कि चलते हुए लोगों को रोक के बोला, मुख्यमंत्री होने के बाद मैं तो बहुत उनका धन्यवाद देता हूँ कि मुख्यमंत्री होने के बाद उन्होंने लोगों को रोका कि आप ऐसे सड़कों पे गाय को खाना मत डालिए, इससे कितना नुकसान हो रहा है पब्लिक का। आपको पुण्य करना है तो आप गौशाला में जाके कीजिए। सरकार को इसके शेल्टर बनाने पड़ेंगे। और स डॉग्स, ये भी बहुत मेजर इश्यू जो मैंने आपको बताया, इससे सबसे ज़्यादा घबराहट हो रही है। हमारे कुछ मिनिस्टर्स तो ऑलरेडी इसमें लगे रहते हैं कि इसके ऊपर सुधार हो जाए। कितने तो हादसे हो चुके हैं उसके ऊपर, कितने कितने लोगों को परेशानी होती है, बुजुर्गों को, वो बेचारे कहाँ जाए? राइट, क्योंकि कोई हेल्पलाइन नहीं है ना ऐसी। राइट, एमसीडी जो भी कुत्ते उठाती है, जो भी इनकी स्क्वाड आती है, वैन जो भी कुत्ते उठाती है, और बेसिकली इनकी स्टरलाइजेशन और सैनिटाइजेशन इनकी जो भी करके उसी जगह पे छोड़ के जाने का प्रावधान बना रखा है। कुछ लॉज़ के अंदर भी, पॉलिसीज़ के अंदर भी अमेंडमेंट होनी चाहिए कि इनकी लोकेशन हुँ, शिफ्ट होनी चाहिए। राइट, या आपने एक एक्स लोकेशन से उठाए 10 डॉग्स, तो उसी एक्स लोकेशन पे 10 डॉग्स को आफ्टर स्टरलाइजेशन, आफ्टर सैनिटाइजेशन, जो भी इनकी वैक्सीनेशन होती है, वो वहीं पे छूट जाते हैं। राइट, तो इनकी इंटरचेंज ऑफ लोकेशन बहुत ज़रूरी हो गई, और सरकार के पास जगह की कहाँ कमी है? 10 एकड़ जगह दे दीजिए। 10 एकड़ जगह में दिल्ली के जितने कुत्ते हैं, 30-40 लाख आप बना दीजिए ना मल्टीपल स्टोरेज उन पे। जिसको भई डॉग लवर है, जिसको खाना खिलाना है, वहाँ जाके खिला देगा खाना, किसने मना किया है? राइट। अंकित जी, हम हेल्थ केयर की बात करते हैं। दिल्ली में सरकारी अस्पताल भी हैं, मगर उनमें खामियाँ भी बहुत हैं, भीड़ बहुत है। अगर एम्स की बात करें तो अगर किसी को वहाँ पर अपना पर्ची बनवानी है तो लगभग 3-3, 4-4, 5-5 घंटे लाइन में लगना पड़ता है। लोग सुबह 6 बजे जाके लग जाते हैं कि हमें सिर्फ़ एक टोकन लेना है। तो इसकी स्थिति कैसे ठीक हो पाएगी? सर, ये स्थिति ठीक नहीं हो सकती। दिल्ली वालों को जितना पैसा ये जुलूस में खर्च करते हैं, जितना पैसा ये रामलीला में खर्च करते हैं, 2 साल का एक्यूमुलेटेड पैसे से 10 एम्स बन सकते हैं दिल्ली के अंदर। आपके लिए जुलूस ज़रूरी है, मेरे लिए हॉस्पिटल ज़रूरी है। मैं सेवा को पहले मानता हूँ। आपके लिए रामलीला ज़रूरी है, और उसी रामलीला कोई नहीं देखता सर, हुँ, वो एंटरटेनमेंट है। सही बात। वहाँ पे खरबों रुपए का चंदा चला जाता है। कितने लोगों को परेशानी होती है, कितना नेशनल लॉस हो रहा है, हमारा पेट्रोल, डीज़ल कितना नेशनल लॉस हो रहा है। वो दिल्ली की 2 साल की जुलूसों की कमाई, मैं सब धर्म को ले लेता हूँ इसके अंदर, और 2 साल की रामलीलाओं की कमाई, 10 एम्स दिल्ली में तैयार है। राइट, लेकिन नहीं, वो चंदा देके जो कार्ड में नाम आता है ना, वो ज़्यादा ज़रूरी है बजाए फैसिलिटीज़ की। आपने देखा है मलेशिया के अंदर रामलीलाएँ हो रही है। रामलीलाएँ आज से 30 साल पहले होती थी, जब एक्चुअली लोग रामलीला देखते थे, भावना से। राइट। आज रामलीला पता है कैसी होती है? लोग जाते हैं, खुमचा खाते हैं और वापसी आ जाते हैं। आप सर्वे करा लीजिए कितने लोग रामलीला देखते हैं, हम भी नहीं देखते। तो रामलीला एंटरटेनमेंट ज़ोन हो चुकी है। जुलूस एंटरटेनमेंट ज़ोन हो चुकी है लोगों की। राइट। अंकित जी, दिल्ली में एक बहुत बड़ी समस्या है स्पिटिंग की। गुटखा खा के, पान मसाला खा के लोग इधर-उधर थूक देते हैं, सड़कें गंदी हो जाती हैं।
इसके ऊपर आपका क्या कहना है? सर ये खून की उल्टी है, इसको बंद करना चाहिए। एक किस्सा मैं आपको बता देता हूँ। आप कभी सिंगापुर जाएंगे, जैसे आप सिंगापुर आपने बताया, आप अमेरिका चले जाइए, आप यूके चले जाइए, तो वहाँ पे आप जब पान मसाला खा के गुटखा खा के जब थूकते हैं ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको बीमार घोषित करके आपको हॉस्पिटल में डाल दिया जाए कि आपने खून की उल्टी कर दी। इसको पहली चीज़ तो आपको ये समझनी पड़ेगी, खून की उल्टी है ये, जो कि आपके देश को खराब कर रही है। सरकार को इससे रेवेन्यू बहुत आता है। रेवेन्यू लेकर आने के 1000 और तरीके हैं। इससे हेल्थ इश्यूज़, आपकी सिटी कितनी खराब हो रही है। आप पैदल नहीं चल सकते सर, 500 मीटर आप देख लीजिए पहले तो। 500 मीटर पैदल आप चाहे पार्क में भी आप चले जाइए, आपको गुटखे की पीक मिल जाएगी। आप पुरानी दिल्ली जाके देखिए ना, सरकारी शौचालय जो आप गवर्नमेंट टॉयलेट समझो कहते हैं, हर जगह आपको पान की पीक, गुटखे की पीक मिल जाएगी। तो लोगों को इसको कैसे रोकना है? दिल्ली के लोग प्यार के दिल्ली के लोगों को अब लठ की ज़रूरत है। सरकार को 10-10 हज़ार का चालान निकालना पड़ेगा इन पे। नहीं माने तो जो आदमी थूक रहा है पान मसाला गुटखा, उनके पैर के नीचे लठ-लठ बजाने पड़ेंगे, क्योंकि लठ से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। हर पनवाड़ी की दुकान के आप चालान करिए ना, पनवाड़ी की दुकान का, आस-पास का अगर कोई पीक मिल जाए तो। और इनको बोलिए खाना है तो अपने घर में खाइए। आप घर में थूकिए, या आप एक प्रोविज़न दीजिए, आप इन कंपनीज़ को बोलिए कि आप अगर गुटखा दे रहे हैं तो साथ में थैली दीजिए थूकने की, आपकी ज़िम्मेवारी है सिटी को क्लीन रखना। आपके वो 5-10 रुपए के गुटखे के चक्कर में हमारी दिल्ली का कितना करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। रेलवे का बजट, क्लीनिंग बजट, गुटखा क्लीनिंग बजट, आप मालूम कि गूगल कर लेंगे, हमारी ऑडियंस एक बार गूगल कर लेगी कि सरकार ने बजट बढ़ा दिया था सिर्फ ये पान पीक की वजह से। कुछ स्टेट्स में तो बैन भी है ये, एंड महाराष्ट्र में गुटखा बैन है। पॉल्यूशन के ऊपर अंकित जी आपका क्या कहना है? क्योंकि दिल्ली में पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है। पिछली गवर्नमेंट थी उसने बहुत कदम उठाए, ये गवर्नमेंट है वो शायद ई व्हीकल के ऊपर बहुत ज़ोर दे रही है पॉल्यूशन कम करने के लिए। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर? सर देखिए, किसी भी ई व्हीकल को अगर 80 किलोमीटर पर डे वो चलती है, तो 8 साल लगते हैं उसको कार्बन न्यूट्रल होने में। पहली चीज़ तो सरकार को इसको ये मानना पड़ेगा कि 8 साल बाद वो कहीं जाके आपकी ये ई व्हीकल, जिसको हम ईवी कहते हैं, तब जाके कार्बन न्यूट्रल होती है। अदरवाइज़ उसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी उतना ही कार्बन एमिशन होता है, जितना एक नॉर्मल हम लोगों की पेट्रोल की गाड़ी या डीज़ल की गाड़ी। ठीक है, जो पेट्रोल की जो गाड़ियाँ होती है, उसके अंदर जो एमिशंस होती है गैसेज़ की, कई सारी, जैसे आपकी नाइट्रोजन हो गई, कार्बन मोनोक्साइड हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। इस तरीके की जो गैसेज़ जो है, वो पेट्रोल में, डीज़ल में ज़्यादा है, वो ईवी में नहीं है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो लॉस आपका पेट्रोल, डीज़ल से हो रहा है, उतना ही लॉस क्लाइमेट को ईवी व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम ही हिंदुस्तान में हमारे कार्बन फुटप्रिंट पॉलिसीज़, हम लोग बहुत पीछे चल रहे हैं। जापान 2050 का टारगेट है जापान का, कार्बन न्यूट्रल बनाने का। 2060 का चाइना का टारगेट है। हमारा 2030 तक कुछ टारगेट था इंडिया का, जिसके अंदर हम अब 15-20 साल पीछे हैं। तो हम लोग नहीं कर पाएँगे इसको। ईवी व्हीकल आपका पॉल्यूशन कम नहीं कर सकता। हम लोगों की आदत है हॉर्न बजाने की, उसके ऊपर चालान नहीं है। पहली चीज़, उसके ऊपर चालान कटनी चाहिए। आप अमेरिका जाएँगे, गाड़ियों में हॉर्न आपने कम से कम देखा होगा, कि वहाँ एक ट्रैफिक सेंस है। यहाँ आपकी मजबूरी हो गई कि आपको हॉर्न बजाना पड़ेगा। आप सीधा चल रहे, बाइक वाला टेढ़ा आ गया, ई-रिक्शा वाला टेढ़ा आ गया, तो आपको अपने आप को बचाने के लिए और उसको बचाने के लिए हॉर्न बजाना पड़ेगा। तो ये मैंडेटरी हो गया। मैं अगर ये कह दूँ कि मैं हॉर्न नहीं बजाऊँगा, तो हो सकता है कि मेरी गाड़ी लग जाए या दूसरे की जान खतरे में आ जाए। तो सबसे पहले ट्रैफिक सेंस, ये आपका नॉइज़ पॉल्यूशन। दिल्ली के अंदर जिस हिसाब का नॉइज़ पॉल्यूशन है, उस हिसाब से नॉइज़ पॉल्यूशन कहीं नहीं मिलेगा आपको। एक दिल्ली, एक बैंगलोर, एक मुंबई में काफ़ी हद तक नॉइज़ पॉल्यूशन कम है। दिल्ली दिल्ली और बैंगलोर तो अति है सर, अति है। बहुत है। यहाँ तो आप चलेंगे, यहाँ तो आप बात ही नहीं कर सकते, हर जगह नॉइज़ है। एयर पॉल्यूशन की बात करते हैं, तो जिस हिसाब से ये दिवाली के आस-पास जो आपको जो नज़र आता है, उस टाइम सरकार कहती है कि कुछ हमने इक्विपमेंट्स लगाए हैं, एयर क्लीनर्स लगाए हैं। घरों के अंदर लोग, पैसे वाले लोग अपने घरों के अंदर लगा लेते हैं। अरे आप इतना होने ही क्यों देते हैं? आप मैन्युफैक्चरिंग को, दिल्ली और दिल्ली के आस-पास की मैन्युफैक्चरिंग को कार्बन न्यूट्रल कीजिए, एनवायरनमेंट को क्लीन रखिए। वो 3 महीने या 2 महीने जिस टाइम पराली जलती है या जिस टाइम मौसम खराब होता है, उस टाइम आप
सोचेंगे कि हम AQI इंडेक्स को उससे सही कर देंगे, तो उससे सही नहीं हो सकता। ऑलरेडी ये बड़ा एक स्लोअर ग्रेजुअल प्रोसेस है। आपको एनवायरनमेंट को अभी से क्लीन रखना पड़ेगा, तब जाके आपका नवंबर दिसंबर आप सुखी से शांति से सांस ले सकते हो। ये लॉन्ग टाइम प्रोसेस है ना? ये लॉन्ग टाइम प्रोसेस है। ये बेसिकली क्या है, ये कार्बन न्यूट्रल और जो ये एमिशन जो होती है गैसेस की, इसको एमिशन को देश लगे हुए हैं। जापान है, चाइना, ये तो लगे हुए हैं कि हमारा एनवायरनमेंट साफ रहे, हमारी जो हवा जो है वो साफ रहे। आज यहाँ पे AQI इंडेक्स क्यों सबसे ज़्यादा है दिल्ली के अंदर? तो पहाड़ों के अंदर क्यों नहीं है ज़्यादा? पहाड़ों के अंदर ज़्यादा इसलिए नहीं होता AQI इंडेक्स कि वहाँ आसपास का एनवायरनमेंट सारा क्लीन है, गैसेस बहुत कम है, एमिशंस नहीं है ना, व्हीकल कम है, आदमी को सुकून मिलता है वहाँ जाके। व्हीकल की बात करी, मुझे लगता है कि व्हीकल की भी कोई एक पॉलिसी होनी चाहिए कि हर घर में 1 या 2 ही गाड़ियाँ होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई कंट्रोलिंग नहीं है कि घर में 3-3 गाड़ियाँ भी देखी गई हैं, 4-4 गाड़ियाँ भी देखी गई हैं। तो स आपको लगता है कि कोई इसमें भी कोई कंट्रोलिंग होनी चाहिए? सर होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबिलिटी नहीं नज़र आती क्योंकि ट्रैफ़िक भी बचेगा इससे, रोड्स पे ट्रैफ़िक भी कम होगा, पॉल्यूशन भी कम होगा, जी। है ना? अगर हम विदेश की बात करें, बाहर की कंट्रीज़ की बात करें, तो दे बिलीव, वहाँ के जो लोग हैं वो बिलीव करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, ना कि पर्सनल ट्रांसपोर्ट पे। पर्सनल ट्रांसपोर्ट, उनका प्राइवेट ट्रांसपोर्ट बहुत महँगा है ना? और यहाँ पर हम लोग बिलीव करते हैं प्राइवेट व्हीकल के ऊपर। हमारे पास गाड़ी होनी चाहिए, हम अपनी गाड़ी में ही जाएँगे, हम मेट्रो में नहीं जाएँगे, हम लोग बसेस का तो भूल ही जाइए। देखिए ऐसा नहीं है, लोगों की माइंडसेट ऐसा हो चुका है। आज मैं भी हूँ, मैं भी बहुत बार मेट्रो में ट्रैवल करता हूँ। टाइम सेविंग और टाइम की कमिटमेंट्स, वो आपको अगर दिल्ली गवर्नमेंट जो एक बहुत बड़ी जो देन है आप मेट्रो, राइट। मुझे अगर पता है कि मेट्रो के अंदर 40 मिनट लगने हैं, तो 40 मिनट लगने हैं। प्राइवेट व्हीकल से जाने में हो सकता है 1.5 घंटा लग जाए। ठीक है, गूगल मैप है, गूगल मैप भी क्या कर लेगा? अगर रास्ते में कहीं से ट्रैफिक होना है तो होगा ही, वो 40 मिनट आपको दिखा रहा है, रास्ते में आप जाते-जाते 20 मिनट बाद आपका हो सकता है वो 1 घंटा हो जाए। राइट। तो गवर्नमेंट की तरफ से तो देखिए सपोर्ट बहुत है इसके अंदर। ट्रांसपोर्टेशन गवर्नमेंट ने, और ये मेट्रो लाइन हम लोगों की हर जगह अ, अब कंट्री सारी की सारी एक्सटेंड हो ही रही है। तो और मेट्रो हम लोगों की अमेरिका से, यूके से बढ़िया मेट्रो है हमारा। राइट। मेट्रो सिस्टम तो बहुत अच्छा है। ये तो यूज़ करने वाले पे चाहिए मेट्रो। राइट। और कुछ इनको जो फैसिलिटीज़ जो आगे जो दे ऐड ऑन जो करनी पड़ेगी मेट्रो के साथ-साथ, कि एसी व्हीकल गर्मी के अंदर आदमी यूजुअली अवॉइड करता है। एक बिज़नेसमैन या कोई भी आदमी, उसकी कोशिश ये रहती है कि मैं गर्मी के अंदर ई-रिक्शा में ना जाऊँ। तो उनको आप कुछ एसी का प्रोविज़न कीजिए। कुछ आप गवर्नमेंट की तरफ से व्हीकल डालिए ना, कि स्पेसिफिक ओनली टू एंड फ्रो फ्रॉम मेट्रो एंड योर लोकेलिटी। क्योंकि हर जगह आपकी कोई भी लोकेलिटी अगर होगी मेट्रो, तो आपका विदिन द रेडियस ऑफ 1 टू 2 किलोमीटर आपको ईज़िली मेट्रो मिल जाएगी। तो एसी व्हीकल्स होनी चाहिए और ये ई-रिक्शा के ऊपर थोड़ा-सा कंट्रोलिंग होनी चाहिए। तो अंकित जी, हम आज का एपिसोड यहीं पर वाइंड अप करते हैं। दिल्ली के बारे में हमने बहुत सारी आज बातें करी हैं। मैं आशा करता हूँ हमारे दर्शकों को भी, हमारे व्यूअर्स को भी, हमारे चाहने वालों को भी ये एपिसोड बहुत मज़ा आएगा और दिल्ली के बारे में कुछ उनको जानने को भी मिलेगा। और कुछ मुझे लगता है अवेयरनेस ये एक अवेयरनेस पॉडकास्ट भी हो सकता है, जो लोगों को अवेयर कराएगा। शायद हमारा पॉडकास्ट देख के कुछ लोग अवेयर हो जाएँगे, तो शायद हमारा ये पॉडकास्ट, आज का एपिसोड सक्सेसफुल रहेगा। तो व्यूअर्स, मैं आशा करता हूँ आपको हमारा ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। आप फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ ये पॉडकास्ट ज़रूर शेयर करें। और अंकित जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत आपका धन्यवाद मेरे को यहाँ पे बुलाने, और मैं ऑडियंस के लिए एक ही मैसेज है, हमारी दिल्ली, दिल्ली मेरी जान, ये सोच के, दिल्ली मेरा घर, ये सोच के आप दिल्ली को साफ रखिए। दिल्ली मेरी है, आपकी नहीं है। ये अपने मन के अंदर ले आओ कि मेरी दिल्ली, मेरा घर, मेरी दिल्ली। बिल्कुल, बिल्कुल, और बहुत मज़ा आया सर आज आपसे बात करके। आशा करते हैं कि दोबारा बिल्कुल, कुछ ना कुछ नए मुद्दे लेकर आएँगे लोगों की जागरूकता के लिए। बिल्कुल, तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया, शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच गाइज़। बाय-बाय। थैंक यू।